वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखेंगे द रिक सीरीज का पहला सीजन। सीरीज की शुरुआत में किन लोग ब्रावो ऑयल रिग के वर्कर्स कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी रिग मैनेजर मैग्नस को कंपनी का हेड इन्फॉर्म करता है कि नॉर्थ क्लिस्कोर ऑयल रिग में इमरजेंसी है, जिसकी वजह से इन्हें पिकअप करने वाले हेलीकॉप्टर्स वहां भेजे जा रहे हैं। मैग्नस पूछता है कि फिर मेरे वर्कर्स को कब पिक किया जाएगा, लेकिन इतने में फोन बंद हो जाता है। अब पूरी बिल्डिंग का कम्युनिकेशन अचानक रुक जाता है। कैट नाम की स्टाफ अपनी पत्नी के साथ कॉल पर होती है, लेकिन कॉल अचानक फ्रीज हो जाता है। फ्यूबर नाम की टेक्नीशियन को रेडियो सिग्नल्स नहीं मिलते। मैग्नस एक मीटिंग बुलाता है और बताता है फिलहाल हेलीकॉप्टर्स तो हमको लेने नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर सभी नाखुश होते हैं और लार्स बार बार पूछता है कि हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं आएंगे। अचानक पावर चली जाती है और फ्यूमर देखता है कि जनरेटर्स भी बंद हो गए हैं। फिलहाल बैटरी बैकअप से काम चल रहा है और प्रोडक्शन मॉड्यूल का प्रेशर अभी ठीक है, पर अगर प्रेशर बढ़ा तो वे सब मारे जाएंगे। फ्यूमर स्टैंड बाय वेसल को कांटेक्ट करता है तो पता चलता है कि वहां भी यही प्रॉब्लम चल रही है। अब रिग बुरी तरह से हिलने लगता है और प्रोडक्शन मॉड्यूल में आग लग जाती है। कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव रोज मॉड्यूल को शट डाउन नहीं करना चाहती, क्योंकि इस तरह उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। पर मैग्नस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि यहाँ बिजनेस टारगेट नहीं, लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें उसे शट डाउन करना होगा। उस पल में रिग दोबारा हिलता है और तब वो जगह घने फॉग से भरने लगती है। कुछ देर में फ्यूमर पावर ऑन कर पाता है, लेकिन इस हालत में हेलीकॉप्टर्स यहाँ नहीं आ सकते। एल्विन को शक होता है कि कहीं हमने ज्यादा गहरा तो नहीं ड्रिल कर दिया, जिसकी वजह से भूकंप हो रहा हो, पर रोज जो कि एक साइंटिस्ट है बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैग्नस फ्यूमर और बास को कम्युनिकेशन चेक करने के लिए रेडियो टावर पर भेजता है। फ्यूमर टावर पर चेक कर रहा होता है और तभी बास कहता है कि तुमने रोज के साथ अफेयर करके हमारी टीम को धोखा दिया है। रोज कंपनी को सपोर्ट करती है, हमें नहीं। ये बात सुनकर फ्यूमर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बास जल्दी से माफी भी मांग लेता है और फ्यूमर उसको छोड़ देता है। फिर वो कुछ उठाने जाता है तो फर्श पर एक मरा हुआ सीगल दिखता है। मैग्नस और लार्स टावर के बेस पर होते हैं कि अचानक बाज ऊपर से गिरता है। कैट और रोज मेडिकल किट लेकर तुरंत वहां पर पहुंचती है। फ्यूमर भी नीचे आकर कहता है कि वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, फिर पता नहीं क्या हुआ वो गिर गया। लेकिन लार्स को उसकी बात तो विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि बाज का हार्नेस क्लिप खुला हुआ है। कैट बाज को मेडिकल रूम में लेके जाती है और उसे स्टेबलाइज करती है, लेकिन सर्जरी रूम के बिना उसका कुछ नहीं हो सकता। अब लार्स अपना सब्र खोने लगता है। रोज मैग्नस को कंप्यूटर पर दिखाती है कि पाइपलाइंस में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, मतलब इस एरिया के सारे रिग्स का यही हाल हो रहा है। इतने में बाज को होश आता है और उसे विजन्स दिखते हैं कि समुद्र के दो हिस्से हो रहे हैं। लार्स छुपकर मैग्नस के डेस्क से कंपनी का प्राइवेट मेमो उठाता है, जिसको देखकर वो एकदम चिढ़ जाता है। वो सारे स्टाफ को बताता है कि कंपनी हम सबसे झूठ बोल रही थी। फिर मैग्नस भी स्वीकार कर लेता है कि कंपनी ये ऑयल रिग बंद कर रही है और जल्द ही आप सभी की नौकरी जाने वाली है। और तभी उन पर पता नहीं कहां से राख गिरने लगता है। हालांकि आसपास कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है। बाज आकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, विनाश शुरू हो चुका है। ये कहकर वो गिर जाता है। बाद में जब बाज को होश आता है तो उसको कुछ याद नहीं होता कि वो टावर से गिरा था या फिर विनाश के बारे में उसने कुछ कहा था। वो सिर्फ इतना कहता है कि टावर पर मैंने फॉग के बीच कुछ देखा और मेरे सर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई दी थी। कैट उसका एक ब्लड सैंपल लेती है तो वो वायलेंट होकर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया और अब एक बड़ी लहर आ रही है। कैट किसी तरह उसको सुला देती है और रोज को बताती है कि बैक के घाव अपने आप ही बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। उनके जाने के बाद बाज उठकर देखता है कि उसके घाव पर चमकीले बीजाणु हैं जो उसको ठीक कर रहे हैं। सभी देखते हैं कि स्टैंड बाय वेसल इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। एल्विन मॉर्स मैसेज लेने के लिए लेक नाम के स्टाफ को भेजता है तो पता चलता है कि वो स्टैंड बाय वेसल इनसे मदद मांग रहा है। मैग्नस फ्यूमर को ऑर्डर देता है कि तुम डेक लाइट्स के जरिए उन्हें सिग्नल करो और पता लगाओ कि वे इस फॉग के बारे में क्या जानते हैं। फिर वो कुक से कहता है कि खाना राशन में देना शुरू कर दो। लार्स को उसके कमरे में लॉक किया होता है और वो गुस्से से लगभग पागल ही हो चुका है। मेडिकल रूम में बाज नोटिस करता है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं। फिर वो आईने में खुद को देखता है तो उसको विजन आता है कि उनका रिग नष्ट हो रहा है। वो वहां से बचकर अपने कमरे में जाता है और ड्रेस पहनने लगता है। तभी उसके दांतों में जोर का दर्द होता है और उसके सोने का दांत ही गिर जाता है। यहाँ रोज थोड़ा राख कलेक्ट करके उसे एनालाइज करती है और सबको अंदर ही रहने का ऑर्डर देती है। तभी फ्यूमर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि स्टैंड बाय वेसल का कम्युनिकेशन भी टूट चुका है। अगर सुबह तक इंतजार करेंगे तो वेसल्स की लाइट की मदद से बोट को गाइड नहीं कर पाएंगे और बोट क्रैश भी हो सकती है, इसलिए हमें अभी इवैक्यूएट करना होगा। पर रोज कहती है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पर मैग्नस कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इतने सारे लोगों की जान खतरे में भी नहीं डाल सकते। वो फ्यूमर से कहता है कि लाइट्स को ऑन रखो और वेसल को धीरे से चलाने की कोशिश करो। बाज खिड़की पर अजीब सर्कल्स बना रहा होता है। एल्विन के पूछने पर वो बताता है कि मेरे सर के अंदर अजीब आवाजें आ रही है, मुझे उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। रूम के लाइट्स फ्लिकर होती हैं और बाज को एक विजन दिखता है और वो डर कर भाग जाता है। वहाँ लार्स खिड़की तोड़कर बच निकलता है। यहाँ लैग शराब पीने के लिए मेडिकल रूम से अल्कोहल चुराता है और फिर नहाने की कोशिश करता है, पर उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। वो खून की उल्टी करता है और उसके टैटू की इंक स्किन से निकलने लगती है। जब हैदर आकर देखती है तो लैग मर चुका होता है। कैट भी कंफ्यूज होती है कि वो कैसे मरा। तब डनलिन बाज के सोने का दांत लाकर दिखाता है तो कैट समझ जाती है कि उनके शरीर के इनऑर्गेनिक चीजें
चीजें बाहर निकल रही है। फ्यूमर ब्रिज पर लाइट दिखाता है लेकिन वो वेजल की लाइट नहीं है। वो एल्विन के साथ बाहर जाकर चेक करता है तो लार्ड्स अपना फ्लैशलाइट बंद कर देता है और वापस बिल्डिंग के अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देता है। तभी हैदर बीच में आ जाती है। यहाँ रोबोट्स को चेक करते वक्त फ्यूमर के हाथ में चोट आ जाती है और तभी अचानक राख गिरना बंद हो जाती है। लार्ड्स फटाफट कंट्रोल रूम में जाकर लाइट्स के जरिए SOS सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वेसल फुल स्पीड में आने लगता है। एल्विन और फ्यूमर मैसेज देखकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा लॉक होता है। फ्यूमर चिल्लाने लगता है और एल्विन दूसरे एंट्रेंस की तलाश करता है। उनकी आवाज सुनकर हैदर और मैग्नस दरवाजा खोलते हैं। फिर वे जाकर लार्ड्स को रोकते हैं। मैग्नस कहता है कि लड़ने के बजाय वेजल को मैसेज करो कि वो गलत दिशा में जा रहा है। इसी बीच एल्विन लाइट्स को फॉलो करके बाज तक पहुंच जाता है और उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि मैं पानी के अंदर के क्रिएचर को देखना चाहता हूं जो ये सब कर रहा है। एल्विन उसके पास जाता है कि बाज उसे कसकर पकड़ता है और एल्विन के मुंह से पानी निकालता है। तब डनलिन आकर उनको वार्न करता है कि बोट की दिशा बदलने से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है। बाज एल्विन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर डनलिन एल्विन को पानी से दूर लेके जाता है और मैग्नस उसका CPR भी करता है, लेकिन एल्विन मारा जाता है। रोज राख पर खून की बूंदें डालती है तो पता चलता है कि राख में लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो मैग्नस को बताने जाती है तो वो बताता है कि वेजल किसी और रिक की मदद के लिए चला गया है। अब रोज कैट और मैग्नस को अपने ऑफिस में लेके जाती है और बताती है कि जो राख यहाँ पर गिरा है उसमें बीजाणु जैसे दिखने वाले पैरासाइट्स हैं जो कि एक होस्ट की तलाश में है। वे जिस शरीर को इन्फेक्ट करते हैं उनके घाव को तेजी से ठीक कर देते हैं क्योंकि उन्हें पनपने के लिए हेल्दी बॉडी की जरूरत है। इसलिए हमें राख से दूर रहना होगा और जिनके शरीर में घाव है उन्हें सुरक्षित रखना होगा। फिर मैग्नस रोज को सभी का ब्लड सैंपल लेने को कहता है ताकि वो उन्हें बाज के सैंपल से कंपेयर कर सके। अब फॉग धीरे से दूर जाने लगता है और पास वाला रिग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। बाज रोज के रिसर्च पेपर देख रहा होता है लेकिन फ्यूमर के देखते ही वो चिढ़ जाता है। तभी रोज आकर देखती है कि बाज ने अपना ब्लड सैंपल उठा लिया है। वो सैंपल वापस मांगती है लेकिन वो सैंपल लेकर भाग जाता है। अब वे अपनी टेस्टिंग नहीं कर सकते और इस वजह से मैग्नस कैट से कहता है कि जिसे भी चोट आई है उन्हें एक बार चेक कर लो। फ्यूमर को आइसोलेट करके मैग्नस एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि हम 2 टीम्स में काम करेंगे। एक टीम पूरी तरह से रिग को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करेगी और दूसरी टीम बाज को ढूंढेगी। अब रोज अपनी रिसर्च से पता लगाती है कि ये बीजाणु दरअसल डायनासोर के जमाने के पैरासाइट्स हैं जो फॉसिल बनकर पृथ्वी की परतों में दबकर मर चुके थे, पर लगता है कि इनकी गहराई में ड्रिल करने की वजह से वे जीवित हो गए हैं। बाज अपना ब्लड सैंपल समुद्र में फेंक देता है और उसके सारे घाव भर चुके हैं। टेस्ट करने के लिए वो पानी के टैंक्स के अंदर अपना हाथ रखता है और पूरा टैंक बीजाणु से भर जाता है। पर जैसे जेम्स आता है तो बाज छुप जाता है। जेम्स जैसे पानी में बीजाणु को देखता है तो वो दूसरों को आवाज देता है, लेकिन बाज उसको मारकर वहां से भाग जाता है। लार्ड्स और डनलिन आकर जेम्स को उठाते हैं, लेकिन इतने में बीजाणु से पौधे उगने लगते हैं। मशीनरी रूम में भी तेल में इसी तरह के पौधे उगने लगते हैं। रिग फिर हिलने लगता है। जेम्स का एक और दांत निकल आता है और लगता है वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। जेम्स घबराकर डनलिन को मारकर वहां से भाग जाता है। अब दोबारा रिग की पावर चली जाती है और फ्यूमर उसे फिक्स करने के लिए चला जाता है। हेदर देखती है कि बाज मड पिट में पौधे उगा रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि लाखों साल पुरानी मेमोरी ने मुझे बताया कि इस जगह के जीव पर अटैक हो रहा है और इसे नहीं बचाया तो हम सब मारे जाएंगे। इतने में जेम्स आ जाता है और वो भी बाज को सपोर्ट करता है। तभी लार्ड्स आकर हैदर को बचा लेता है और बाज और जेम्स वहां से भाग जाते हैं। फ्यूमर पावर तो ठीक कर देता है लेकिन प्रोडक्शन मॉड्यूल की आग बुझ चुकी है। उन्हें मॉड्यूल को इलेक्ट्रिक सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना होगा वरना मॉड्यूल एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूल का कंट्रोल मड पिट में है, लेकिन वहां जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। अब किसी को ऊपर जाकर मॉड्यूल में आग लगानी पड़ेगी। एस्टर क्रेन का कंट्रोल संभालता है और फ्यूमर को मॉड्यूल के पास लेके जाता है, लेकिन उसे मॉड्यूल के आसपास जाना होगा, इसलिए वो अपना हार्नेस क्लिप खोल देता है और एक परफेक्ट शॉट मारता है। आग लग जाती है लेकिन फ्यूमर बहुत जल जाता है। उसे फिर मेडिकल रूम में लाया जाता है जहां उसके घाव ठीक किए जाएंगे। मडपिट में बाज के विजन और भी बदतर होने लगते हैं और उसे लगता है कि उस जीव को बचाने के लिए उन्हें रिग का पूरा सिस्टम शट डाउन करना होगा। अब जेम्स वेल क्लोज करना चाहता है लेकिन पाइप्स में अभी भी प्रेशर है और एक्सप्लोजन हो सकता है, इसीलिए उन्हें सोर्स से सिस्टम को एक्सेस करना होगा। यहाँ फ्यूमर बिल्कुल ठीक हो चुका है और रोज हैदर के साथ रिसर्च में लग गया है, पर वो अनजाने में एक नोटपैड पर बिल्कुल वैसे सर्कल्स बनाता है जैसे बाज ने बनाए थे। अचानक मैग्नस सभी को कंट्रोल रूम में बुलाता है क्योंकि बाज ओएल वेल की सेफ्टी बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अब वे आरओबी को पानी के अंदर भेजकर देखते हैं कि भूकंप से धरती पर कई सारे सर्कल्स बने हुए हैं जो फ्यूमर को अपनी ड्राइंग्स की याद दिलाते हैं। आरओबी वेल के हेड पर जाकर उसे बंद कर देता है और ये देखकर बाज चिढ़ जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया है। वो सीपीयू से सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन अलार्म बजने लगता है। आखिरकार फ्यूमर उसको डिसेबल कर देता है। अचानक एस्ट्रो के फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम चालू हो गया है। फिर मैग्नस कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और फ्यूमर सर्च करता है कि समुद्र की सतह के सर्कल्स का क्या मतलब है। हैदर को कुछ कंटेनर्स मिलते हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। रोज कंपनी के सिस्टम पर चेक करती है कि वो कंटेनर्स सायरन नाम के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन
उसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो फ्यूमर की ड्राइंग्स भी देख लेती है। कैट अपनी पत्नी को कॉल करती है तो ये पता चलता है कि कंपनी ने स्टाफ की फैमिली को ये बताया है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैट तो खुद एक लड़की है, उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? तो उसकी पत्नी है। और तभी फॉग सिटी की ओर बढ़ता है और वहाँ का पावर डाउन हो जाता है और साथ ही साथ इंटरनेट सिग्नल भी डाउन होता है, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड को मैग्नस का मैसेज नहीं मिलता। यहाँ बाज अपने बीजाणु की पावर से फ्यूमर के शरीर से कांटेक्ट करता है और उसके घाव और भी जल्दी बढ़ जाते हैं। अब फ्यूमर के सर में बाज की आवाजें आने लग जाती हैं और वो बाथरूम में जाकर अपने घाव को देखता है। इतने में रोज उसे चेक करने आती है, लेकिन फ्यूमर चौंक जाता है क्योंकि एक पल के लिए उसे आईने में बाज का रूप दिखता है। वो रोज को सारा सच बता देता है और फिर रोज उसे दिलासा देती है। अब फ्यूमर को विजन आता है कि रोज दर्द से तड़प रही है और बाज उसे बुला रहा है। कुछ घंटों बाद रोज फिर फ्यूमर को चेक करने आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता और उसने रोज के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ है। रोज और कैट फ्यूमर को मडपिट की ओर जाते हुए देखकर उसे फॉलो करती हैं। मडपिट में बीजाणु कैट की ओर आते हैं, लेकिन उसको अटैक करने के बजाय उसके पेट के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। लगता है उन्हें उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में जानना है, लेकिन तभी रोज उसे वहाँ से खींच ले जाती है। यहाँ रिग में स्टाफ बहुत खुश होता है क्योंकि पास की रिग से एक शिप उनकी ओर आ रहा होता है। रोज कोक नाम के एक आदमी से मिलती है जो कंपनी के रिसर्च डिवीजन में काम करता है। आते ही कोक तुरंत कंट्रोल रूम में जाता है। कैट दूसरे आदमी को चेक करती है कि कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ है। एस्टर हैरान होता है कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड हैरिश भी आया हुआ है। फिर कोक बताता है कि प्रेशर फेलियर की वजह से मेरा रिग एक्सप्लोड हो गया था और हमें प्रोडक्शन मॉड्यूल का एक्सेस किसी भी तरह वापस लेना होगा। फिर रोज पूछती है कि आपको इस रिग में क्यों भेजा गया है, लेकिन वो इसका ठीक से जवाब नहीं देता। हरीश एस्टर को बताता है कि जब कोक रिग में आया तो उसने कुछ लोगों को घर भेज दिया और बाकी लोगों को कोई इक्विपमेंट फिक्स करने को कहा था। दरअसल वे नीचे से तेल नहीं निकाल रहे थे, बल्कि कोई और चीज नीचे भेज रहे थे। उसके बाद फॉग आ गया और लोग गायब होने लगे, लेकिन कोक तब भी एकदम कूल था, जैसे कि वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने प्रेशर वार्निंग्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और वो इक्विपमेंट टेस्ट पर जोर देता रहा। इस वजह से हमारा पूरा रिग ही एक्सप्लोड हो गया। हैदर यहाँ आए हुए सर्वाइवर्स की लिस्ट चेक करती है तो उसमें कोक का नाम नहीं होता। वो ये बात एस्टर और हैरिश को बताती है तो हैरिश कहता है कोक एक टेम्पररी अकाउंट से सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। जब वो रिग पर पहुंचा तो आईटी इंचार्ज ने उसका एक अकाउंट बना दिया था, लेकिन उस रिग से निकलने से पहले उसने इक्विपमेंट टेस्ट का पूरा डाटा मिटा दिया। हरीश सिस्टम में देखता है कि एक अजीब नाम उसमें जुड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि क्रू लिस्ट में ये नाम पहले नहीं था। इतना ही नहीं, वे देखते हैं कि कंपनी को कुछ ईमेल्स भेजे गए हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ऑलरेडी फैल चुका है। मतलब कोक पहले से जानता था और कंपनी ने जानबूझकर उसे यहाँ पर भेजा है। कैट रोज की रिसर्च देखकर बताती है कि ये सर्कल्स पेड़ के कटे हुए तने की तरह दिखते हैं। शायद बीजाणु इन्हीं के जरिए टाइम को ट्रैक करते हैं। इन सर्कल्स के बीच का गैप 5 बड़े मास एक्सटेंशन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लास्ट रिंग वर्तमान को रिप्रेजेंट करता है और ये तेजी से बढ़ रहा है, यानी हम बहुत जल्द मिटने वाले हैं। कोक एक्सप्लेन करता है कि मेरे रिग में इन्फेक्टेड लोगों ने तेल का कुआं खोलकर उसे एक्सप्लोड करवा दिया ताकि ये ऑर्गेनिज्म मारे जाएं। वो एक टीम को प्रोडक्शन मॉड्यूल में भेजना चाहता है, लेकिन मैग्नस मना कर देता है कि मैं अपने स्टाफ को खतरे में नहीं डाल सकता। अब रोज गैस करती है कि ये इक्विपमेंट टेस्टिंग सायरन नाम के सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर फ्यूमर भी बाज और जेम्स के साथ मिल जाता है, लेकिन वो इन दोनों से ज्यादा सुलझा हुआ होता है। बाज एक्सप्लेन करता है कि ये बीजाणु बहुत ही जल्द मेरे पूरे शरीर में फैल जाएंगे। फ्यूमर सिस्टम का अलार्म शट डाउन करने में लग जाता है। डनलिन, लार्ट्स और मर्क मैग्नस के गलत फैसलों से तंग आ चुके होते हैं और कोक से सुझाव मांगते हैं। वो बताता है कि बाज को रोकने के लिए उन्हें सीक्रेट कंटेनर्स का कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेशन सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। तीनों कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स लेके आ जाते हैं, पर डनलिन को शक होता है क्योंकि सिलेंडर्स पर लिखा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ और भी मिक्स किया गया है। वे सिलेंडर्स को मडपिट में लेके जाते हैं और खुद मास्क पहनकर उसे वेंटिलेशन सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। जेम्स इन तीनों को देख लेता है पर अचानक खून की उल्टी करता है। तीनों रियलाइज करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जेम्स मर रहा है और पौधे भी मर रहे हैं और यही कोक का असली प्लान था। लार्ट्स और मर्क भाग जाते हैं, लेकिन डनलिन जेम्स के पास रुक जाता है। फ्यूमर वेंटिलेशन को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और बाज दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब कैट देखती है कि लार्ट्स और मर्क के बचने के बाद कोक ने मडपिट के चारों ओर के दरवाजे लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से डनलिन अंदर ही फंस जाता है। बेचारे डनलिन का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। हैदर और हरीश कोक के बारे में रोज और मैग्नस को बताते हैं और चारों मिलकर कोक से पूछते हैं कि तुमने वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिक्स किया, पर कोक कहता है कि ये सर्वाइवल टेक्निक है। मैग्नस दरवाजा खोल देता है, लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाता, इसीलिए रोज नीचे जाकर लार्ट से मास्क ले लेती है और मडपिट के अंदर जाती है। वो वेंटिलेशन सिस्टम को शट डाउन करके फ्यूमर को मास्क देती है, लेकिन वो नहीं उठता। वो गलती से पौधों को छूती है तो बीजाणु रिएक्ट करते हैं और फ्यूमर को होश आ जाता है। दोनों पिट से बच निकलते हैं। बाज भी उठ जाता है और तभी पानी के नीचे आखिरी सर्कल बंद हो जाता है। हरीश मैग्नस को बताता है कि कोक ने टेस्टिंग को हद से ज्यादा बढ़ा दिया ताकि रिग एक्सप्लोड हो जाए और ये बीजाणु नष्ट हो जाए। हमें बचाने के लिए वेसल आया था, लेकिन वो क्रैश हो गया, इसलिए उस सिस्टम को नष्ट करने के लिए हम लाइफ मोड में यहाँ गए। मतलब कई लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
जब मैग्नस कोक से इस बारे में सवाल करता है तो वो कहता है कि ये कंपनी पॉलिसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ड्रिलिंग नहीं छोड़ेंगे, हम अपना ऑयल रिजर्व किसी भी कीमत में नहीं खो सकते हैं, इसीलिए उन बीजाणुओं को मिटाने के लिए कंपनी ने मुझे भेजा है। अगर उस ऑर्गेनिज्म को नहीं मिटाया तो वो दुनिया भर में फैल जाएगा। हमें जिंदा रहने के लिए हर इन्फेक्टेड इंसान को खत्म करना होगा। रोज इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और कहती है कि फ्यूमर हमें इससे अच्छा सोल्यूशन बता सकता है। यह मरपीट में बाज रियलाइज करता है कि बीजाणु उसके शरीर का सिस्टम बंद कर रहे हैं और तभी एक और भूकंप आता है। फ्यूमर एक पौधे के जरिए बाज से कनेक्ट करता है तो पता चलता है कि बीजाणु समुद्र को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज कहती है कि ये सारे बीजाणु एक नेटवर्क की तरह समुद्र की सतह पर कनेक्टेड हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ उन पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें बाज से बात करनी चाहिए ताकि वो इन स्पोर्ट्स को रोक सके, क्योंकि वही इन स्पोर्ट्स से कम्युनिकेट कर सकता है। मैग्नस, रोज और फ्यूमर पिट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बाज जोर से रो रहा होता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने काम में असफल रहा। कोक हैरिस से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में यहाँ से ले जा सकता हूँ। हैरिस को शक है कि कोक इस रिग को भी एक्सप्लोर करने वाला है, इसलिए वो माइक्रोफोन एक्टिवेट कर देता है और कोक की सारी बातें लाउड स्पीकर पर प्ले होने लग जाती हैं। अब भूकंप की वजह से बिल्डिंग ही टूट जाती है और कोक हैरिस को धक्का देकर एक्सप्लोजन काउंटडाउन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी हेलीकॉप्टर्स उन्हें कांटेक्ट करते हैं। कोक अकेला बचना चाहता है और तुरंत हेलीडेक पर पहुंच जाता है। कैट और हैदर उसके पीछे जाते हैं और यहाँ एस्टर एक्सप्लोजन रोकने में हैरिस की मदद करता है। हेलीडेक पर लार्स कोक की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, लेकिन कैट और हैदर उसको रोक लेती हैं। इतने में हैरिस अनाउंस करता है कि उसने एक्सप्लोजन रोक दिया है और उन्हें जल्दी इवैक्यूएट करना होगा। जाने से पहले लार्स आखिरी बार कोक को एक तगड़ा पंच मार कर जाता है। पिट में रोज बीजाणु को टच करके उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है, लेकिन इतने में बहुत ही बड़ा भूकंप होता है और सब उसे बाहर खींच लेते हैं। बाज वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो बीजाणुओं के सामने साबित करना चाहता है कि इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं। मैग्नस, रोज और फ्यूमर आखिर हेलीकॉप्टर में वहां से उड़ जाते हैं और तभी एक सुनामी आकर पूरे रिग को नष्ट कर देती है। बाज बीजाणुओं के साथ मिल जाता है। जब कैट नोटिस करती है कि सुनामी बीच की ओर बढ़ रही है तो वो शहर के लोगों को वार्न करना चाहती है, लेकिन पायलट्स उसको धक्का दे देते हैं और कोक एक्सप्लेन करता है कि हम घर नहीं जा रहे हैं। उसी पल में सुनामी शहर पर प्रहार करती है और उसमें कैट की पत्नी मारी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ द रिग सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। बाकी दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।